Hello everyone, again we are back with another video and part of मनी सप्लाई. ऑलरेडी हम मनी सप्लाई हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर M0 रिजर्व मनी, M1, M2, M3, M4 हम पढ़ चुके हैं पूरा. नाउ इसका स्टैटिक्स थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. ये चारों काम कैसे करते हैं. हमें पता है M0 मेरा मनी रिजर्व है, रिजर्व मनी है, जो कि आरबीआई और आरबीआई के पास रहता है. ठीक है. वहीं दूसरा मेरा M1 प्लस मेरा बाकी लोगों के पास, सॉरी M1 मेरा लोगों के पास मनी प्लस बैंक डिपॉजिट्स है. ठीक है. और प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. M2 मेरा क्या है, M2 प्लस M1 प्लस मेरा पोस्ट डिपॉजिट सेविंग्स डिपॉजिट, ये इसके अंदर आ जाएगी. M3 के अंदर मेरा क्या आ जाएगा, M3 मेरा एक ब्रॉड मनी हो जाएगा. इसके अंदर दोबारा से वही सारी चीज़ें मेरा, इसके अंदर मेरा टाइम डिपॉजिट्स आ जाएगा. ठीक है. वहीं जब मैं M4 की बात करूंगा तो M4 मेरा, सॉरी, M4 के अंदर मेरा टाइम डिपॉजिट्स आ जाएगा. ये सारी चीज़ें काउंट होंगी. तो ये इस तरीके से हमारा पूरा सर्कुलेशन चल रहा है. आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बेसिकली सर्कुलेशन है क्या. ठीक है. अगर मैं इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं या फिर मैं समझूं मनी सप्लाई है क्या, इकोनॉमी में यूज कैसे करते हैं एग्रीगेट्स को और बाकी सारी चीज़ें, तो मनी सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. हम इसको जान चुके हैं. रिजर्व बैंक मीन्स द मनी सप्लाई पब्लिश वीकली एंड फोरनाइट बेसिस, इसको देखती है. अब मैंने ये आपको बता ही चुका हूँ, ऑफ्टन वेरी ऑफ्टन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रिप्रेजेंट यूजिंग अ मॉनेटरी एग्रीगेट्स कॉल्ड ब्रॉड मनी. अब ब्रॉड मनी मेरा किसको बेसिकली बताता है. ब्रॉड मनी मेरा है जो कि डिनोट करता है, वो M3 को डिनोट करता है. M3 वो मनी है जो ज़्यादातर मार्केट के अंदर रहती है. ब्रॉड मनी यानी कि हम उसी को यूज़ करते हैं मनी सप्लाई में. देर आर ऑल्सो डिफरेंट मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं, जहाँ पर M1 है, M2, M3, M4 है. 1977 to 1988 RBI used four money aggregates to measure. The central bank also used concept of reserve money, जो कि M0 मैंने भी आपको बताया ही था. ठीक है. वहीं अगर यहाँ पर बात करो हाउएवर मेजरिंग स्टैंडर्ड चेंजेस, 1998 के बाद में थोड़ा चेंज हुआ. नोमिक कल्चर आ गया, नोमिक कल्चर आ गया आपके पास. तो M0, M1, M2, M3, M4 ऐसे चलता रहा. अब इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए न्यू एग्रीगेट्स लाए गए फ्रॉम ओल्ड एग्रीगेट्स. आरबीआई समटाइम्स मेंशन न्यू एग्रीगेट्स. NM0 बेसिकली रिजर्व मनी, NM1, NM2, NM3, इस तरीके से बेसिकली चलता है हमारा. तो ये नए एग्रीगेट्स कई बार आरबीआई यूज करती है. वहीं अगर मैं यहाँ पर देखूं तो फ्रॉम 1997 आरबीआई ने पब्लिश करना चालू किया नेम, सॉरी, अपने M1, M2, M3, M4 को. अगर इसी के बाद देखूं तो एक नया सिस्टम लेके आई आरबीआई, जो कि NM1 दिया, जो कि रिजर्व मनी है. M2 और M4 बेसिकली क्या है, इट्स इंक्लूड करते हैं पोस्ट ऑफिस को. M2 के अंदर मेरी सेविंग डिपॉजिट्स आती है, वहीं M4 के अंदर मेरी बैंक डिपॉजिट्स आती है, सॉरी, पोस्ट डिपॉजिट की मेरी कौन सी आती हैं. इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूं तो मेरी, सॉरी, यस, मेरे सेविंग डिपॉजिट्स आती है. लेकिन एक और चीज है, इसके अंदर M4 के अंदर मेरा नेशनल डिपॉजिट्स इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होती है M4 में. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. यू कैन रीड मोर अबाउट द मॉनेटरी एग्रीगेट्स, जो कि आप आराम से क्लियर है, इसके आर्टिकल्स में भी जाके पढ़ सकते हो, वहां भी आपको मिल जाएगा. ठीक है. मनी सप्लाई में इन दिस आर्टिकल बेसिकली हम जब समझने की कोशिश करेंगे मनी एग्रीगेट्स पर नहीं समझने की कोशिश करेंगे. देखो, अब NM0 क्या है, मॉनेटरी बेस है, जो कि मेरा बेसिकली क्या होता है, बेस क्या होता है, जो कि रिजर्व मनी होता है. वहीं NM1 क्या है, मेरा नैरो मनी है. वहीं अगर आप NM2 की बात करोगे तो क्या करोगे, NM3 क्या है, मेरा ब्रॉड मनी है. क्या है, ब्रॉड मनी है. अब एक बार इसे देख लेते हैं. आरबीआई ने क्या करा, पब्लिश करना चालू किया एग्रीगेट्स को, रिकमेंड करना चालू किया वर्किंग ग्रुप मनी सप्लाई 1998 से. तो आगे एक बार देखने की कोशिश करो. M0 सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट्स विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स, ये मेरा M0, सॉरी. M0 में क्या क्या आएगा, करेंसी इन सर्कुलेशन, मैंने आपको ये तीनों के तीनों मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं. अब अदर डिपॉजिट्स में मेरे क्या क्या आते हैं, ये आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इतना इनफ है. NM1 क्या है मेरा, ऑलरेडी हम बता चुके हैं एग्रीगेट्स, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं. करेंसी विद पब्लिक, करेंसी डिपॉजिट विद द बैंकिंग, डिमांड लाइबिलिटीज, पोर्शन सेविंग एंड बाकी सारी चीज़ें. अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, ये मेरा क्या आ जाएगा, मेरा M1 है मेरा. ठीक है. इस तरीके से आप इसे लिखोगे. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है, M1 इंक्लूड्स करेंसी विद पब्लिक नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स, बैंकिंग सेक्टर, जिसमें नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सेक्टर डिपॉजिट्स मेरे आते हैं, इंक्लूडिंग विद द आरबीआई. ठीक है. वहीं अगर मैं आपकी NM2 की बात करूं तो NM2 क्या है, NM2 इज सम ऑफ करेंसी विद पब्लिक, करंट डिपॉजिट, बैंकिंग पोस्ट, सेविंग डिपॉजिट, बैंकिंग सिस्टम, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक, ये इसके अंदर आते हैं. टर्म डिपॉजिट, रेसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी इंक्लूडिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर. टर्म डिपॉजिट क्या होता है मेरा, आपको पता है. मेरा टर्म डिपॉजिट में हम काउंट किसको करते हैं,
जो कि मेरा रिकरिंग होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, बाकी ये सारी चीज़ें, ये मेरे टर्म डिपॉजिट्स आते हैं, तो ये भी इसके अंदर काउंट होते हैं। तो M2 मेरा बेसिकली क्या है, मेरा M1 आ जाएगा, प्लस टाइम लाइबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग, सेविंग बैंक का जो भी होता है, सेविंग और बैंकिंग सिस्टम, जिसमें टाइम डिपॉजिट मेरा आ जाएगा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट इसके अंदर काउंट हो जाते हैं, प्लस इसके अलावा मेरे टर्म डिपॉजिट यानी कि मेरे रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, बाकी डिपॉजिट मेरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट जो कि एक टाइम के बाद में रिलीज होते हैं, तो वो आ जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू बाय द बैंक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली टर्म डिपॉजिट का ही पार्ट होता है। टर्म डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी, एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद में मैच्योर होंगे, वो इसके अंदर काउंट होता है, इंक्लूडिंग 1 ईयर विद द बैंकिंग सिस्टम, ये इसके अंदर काउंट होता है। तो ये है मेरा M2 बेसिकली। M3 मेरा क्या है, M3 मेरा एक ब्रॉड मनी है। M3 के अंदर मैं क्या काउंट करूंगा, M3 सम ऑफ करेंसी विद पब्लिक करंट पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, विद बैंकिंग सिस्टम, सेविंग डिपॉजिट, बैंकिंग सिस्टम, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक, टर्म डिपॉजिट भी इसके अंदर आ जाते हैं, कॉल टर्म बोरोइंग्स, नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बाय द बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, ये मेरा M3 के अंदर आया था। ये ब्रॉड मनी है, ये बेसिकली मेनली यूज होता है मार्केट के अंदर मनी सप्लाई, ठीक है। M3 का अगर सिग्निफिकेंस देखें तो आप नॉर्मली यहां से देख सकते हैं, M3 के अंदर M2 आ जाएगा। M2 के अंदर मेरा बेसिकली क्या आ रहा था, तो मैंने अभी जो हमने देखा था M2 के में, अब उसके बाद में अब ये देखो, टर्म डिपॉजिट, रेसिडेंट, ये सब कुछ आपके इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, प्लस कॉल टर्म सेविंग, ये सब कुछ आ जाएगा, ये मेरा M3 है, प्लस M2, ठीक है, ये इसके अंदर काउंट हो जाएगा। वहीं अगर आप आगे देखो, M3 कैप्चर द कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, तो अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो प्लीज आप इसको ध्यान रखने का, अगर एक बार दोबारा पढ़ना हो पढ़ लो। करेंसी विद द पब्लिक, करंट डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, सेविंग विद द बैंकिंग सिस्टम, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट आ जाएगा बेसिकली 1 ईयर का जिसका बैंकिंग मैच्योरिटी हो, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, टर्म डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट विद द कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी, ठीक है, जिसकी 1 ईयर, कॉल या फिर टर्म बोरोइंग्स, नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो ये इसके अंदर बेसिकली इंक्लूड हो जाता है। वहीं अगर मैं लिक्विडिटी की एग्रीगेट्स की बात करूं तो L1, L2 एंड L3 इस टाइप्स के भी होते हैं। लिक्विडिटी क्या होता है, मार्केट के अंदर जो एग्रीगेट्स हम यूज करते हैं, कौन सा बेसिकली हमारे लिए बेटर है मार्केट के अंदर, M1, M2 इस तरीके से, तो वहीं L1 इससे मेजर किया जाता है लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर अगर आप देखो वर्क ये रिकमेंड करते हैं L1, L2, 3 विच इंक्लूड सिलेक्ट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन सच एज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्टिंग, ओके, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक अपार्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग्स, ये इसके अंदर काउंट करते हैं। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, M4 पीछे वाली स्लाइड में नहीं था, तो M4 मेरा क्या हो जाएगा, मेरा M3 प्लस पोस्ट डिपॉजिट, जिसके अंदर M3 के अंदर मेरा सेविंग डिपॉजिट और ये सारी चीजें आ जाएगा दोबारा से M3 प्लस, बाकी मेरा M4 के अंदर आ जाएगा। M4 का क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंस, M3 प्लस पोस्ट डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट, ये सारा कुछ आ जाएगा, बट उसके अंदर नेशनल सेविंग्स आपका एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है, जो नेशनल सेविंग्स रहेगा वो उसके अंदर एक्सक्लूड रहेगा। तो L1 अगर आप देखो एक बारी, तो L1 आपको नजर आएगा NM3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट सेविंग, ठीक है, NM3 क्या है, ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट सेविंग, जिसमें एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये इसके अंदर काउंट होगा, ठीक है। L2 क्या हो जाएगा, L1 प्लस टर्म डिपॉजिट विद द टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टर्म बोरोइंग बाय द FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू बाय द FIs, तो ये L2 के अंदर आ जाएगा। L3, ठीक है, L3 माइनस L2 प्लस पब्लिक डिपॉजिट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये L3 के अंदर आ जाएगा, बेसिकली इसको इस तरीके से काउंट करते हैं। तो L1 क्या आ जाएगा, माइनस NM3 प्लस ये सब तरीके से, L2 क्या आ जाएगा, L-L1 प्लस टर्म डिपॉजिट और ये सारा कुछ, L3 माइनस L2 इस तरीके से काउंट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप सिर्फ एक दो बार आपको नजर मारने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है आपको कि सारा याद ही हो, समटाइम्स जब आपके सामने चीजें आती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है, तो आप इस तरीके से सिर्फ इसे याद करोगे, दैट्स इनफ, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली सिर्फ आप एक बार नजर जरूर मारें, ओके। M0, M3 मैंने आपको ये बता ही दिया था। आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज नजर आ जाएगी, हाउ टू मेजर मनी सप्लाई। देखो करेंसी विद पब्लिक, नैरो मनी क्या है, मेरा M1 है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट इसमें होता है, हाँ होता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। टर्म डिपॉजिट नहीं होता, ब्रॉड मनी में तीनों होते हैं, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट होगा, टर्म डिपॉजिट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको आपको समझने की जरूरत है।
आप एक और चीज देख लो, 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने 1 लाख रुपए निकाला है, मान के चलिए, इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, जो कि सेविंग है या फिर कुछ भी है, द इमीडिएट इफेक्ट द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, क्या होगा? ठीक है, यानी कि मार्केट के अंदर क्या होगा? अब ये क्या हो जाएगा? टू लीव अनचेंज हो जाएगा, अनचेंज होगा। इसका कारण क्या है? मैंने आपको क्या बताया, ये बेसिकली किस में आता है? डिमांड डिपॉजिट्स आपका। आप इसे ब्रॉड मनी में काउंट कर सकते हैं M3 के अंदर। तो क्या हो जाएगा, आपने 1 लाख रुपए निकाला इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट से, ठीक है, एट योर बैंक। द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, कुछ चेंज नहीं होगा। 1 लाख रुपए तो मार्केट के अंदर तब भी रहेगा ही, क्योंकि काउंट तो हम कर ही रहे थे। M3 के अंदर हम क्या काउंट कर रहे थे? बेसिकली M2 प्लस बाकी सारा चीजें, M2 प्लस बाकी आपकी टर्म डिपॉजिट, ये सब। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी तो इसके अंदर काउंट हो गई। तो ऑटोमेटिकली बात है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए वैसे का वैसे ही है, जो बैंक के पास था वो अब आपके पास है, बस खत्म। अब लर्निंग जोन क्या है? M3 ब्रॉड मनी, ये हमको पता है, कॉमनली यूज टू मेजर द मनी सप्लाई, ये इसी के लिए यूज होता है। अमोंग थिंग्स इंक्लूड करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट। सो 1 लाख रुपए का जो डिपॉजिट है, कैश डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन एग्रीगेट मनी सप्लाई। कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है कि 1 लाख रुपए मार्केट से कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट के अंदर ये आप क्या करोगे? जेब में तो ठूसोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 10 20 50 हजार कुछ तो खर्च करोगे। तो इस तरीके से चलेगा।